बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द यूथ डायलॉग, जहां हम इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं और हाईलाइट करते हैं ऐसे इश्यूज़ जो माशरे में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। और हमारे साथ ऐसे पैनल में लोग होते हैं जो इन चीज़ों के साथ वाकिफ़ होते हैं और आपको ऐसी रहनुमाई दे सकते हैं जिससे आपकी सोच में वसअत पैदा हो और लोगों को सोचने के ऊपर मजबूर करे। दीन इस्लाम हमारा मुकम्मल दीन है और हमें हर एरिया ऑफ लाइफ के ऊपर एक एस्पेक्ट देता है और ज़िंदगी गुजारने का तरीका देता है और एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है। इसीलिए हम आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो इशू ऑफ पॉलिटिक्स है, जिसमें आज हम बहुत यूथ को इन्वॉल्व होते हुए देखते हैं वो कितनी सोशल मीडिया के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं, जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं और अननेसेसरीली आर्ग्यूमेंट्स में पड़े हुए होते हैं। आज हम बात करेंगे कि इस्लाम हमें पॉलिटिक्स के बारे में क्या बताता है, किस हद तक यूथ को इन्वॉल्व होना चाहिए और किस हद तक उसके अंदर हमारी एक जज्बात की इन्वॉल्वमेंट और इसी तरह से कितनी उसके अंदर हमारी एक लिमिटेशंस होती हैं। हम इन चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैं आपको हमेशा इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने पैनल मेंबर्स के साथ, हमारे पास बैठे हैं इसहाक बिन सादिक, यूथ के साथ काफ़ी इश्यूज़ के साथ डील करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, कोर्सेज कराते हैं ताकि यूथ जो है एजुकेट हो सके, यूथ जो है इनलाइटेंड हो सके। और उन्हीं के बराबर बैठे हैं हसन अहमद जो एक दावा एक्टिविस्ट हैं और दीन के ऊपर काम करते हैं। काफ़ी इनके ओपिनियंस हैं, शेयर है की गए हैं हमारे पिछले शोज़ में भी। तो आज का जैसे हमारा टॉपिक है अबाउट पॉलिटिक्स, सियासत। हसन, आई स्टार्ट विद यू। what do you think regarding the youth being involved in politics and how much do they need to be able to get themselves involved in politics? But before that, when you answer this question, please clarify to the audience कि politics basically होती क्या है। जी वजी भाई, पॉलिटिक्स जो है स्पेसिफिकली जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं हुकूमत की, हम बात कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं उस प्रोसेस की जिसके थ्रू आप डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में आते हैं और उसके बाद आप जो है लॉ मेकिंग करते हैं। वो सब जो है हमारे नज़दीक पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन जाता है। फिर उसमें ज़ाहिरी बात है आपके इंटरनल अफेयर्स आ जाते हैं, फिर आपके एक्सटर्नल अफेयर्स आ जाते हैं कि आप बाहर मुल्क से कैसे डील करते हैं, आप अपने अंदरूनी तौर पे कहते इंडिविजुअल से किस तरह डील करते हैं, आप कहते एज अ कलेक्टिव यूनिट कैसे डील करते हैं। ये सब चीज़ें जो है हम कहते पॉलिटिक्स के ज़ुमरे में ले आते हैं। तो पॉलिटिक्स के अंदर हमारे पास जो आई थिंक इम्पोर्टेंस है सबसे ज़्यादा यूथ की इस वक्त पे वो ये है कि द यूथ नीड्स टू बी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स बट दे नीड टू बी पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जो यूथ है दे आर पार्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स। और डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स वो है कि दे स्पेंड ऑल देयर टाइम डिफेंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ विच दे मोस्ट प्रॉब्ली इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जो कि उन्होंने कभी खुद से सोच के कोई नज़रिया बना के या किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ के नहीं फैसला नहीं किया कि यार हम इस पार्टी को फॉलो कर रहे हैं। वो एक चीज़ उनको जो है बचपन से बता दी गई कि भाई हमारे जो वोट है वो इसी को जाता है, अमूमी तौर पे वो लिसानी बुनियाद पे होता है। तो वो उसी चीज़ के अंदर लग गए हैं और उसमें फिर ये होता है कि वो अगले से लड़ रहे हैं, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। मतलब कभी कभार बड़ा अफसोस हो रहा होता है कि जहाँ पे कोई डिफेंस नहीं भी बनता वहाँ पे भी मतलब डिफेंड करना किसी को कि नहीं सही कर रहे हैं आप। सीधी अगर अच्छी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की हम बात करें तो आप एक बड़े ओपन माइंड से पॉलिटिक्स को देखते हैं। आप उसको देखते हैं कि आप हर किस्म की पार्टी को देखते हैं और आप उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, आप उनकी पॉलिसीज़ देखते हैं, आप देखते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, उनका मैनिफेस्टो क्या है, वो क्या करके दिखा रहे हैं। ये सब चीज़ें उसके अंदर रोल प्ले करती हैं। जब आप अपना दिमाग बंद करके पॉलिटिक्स करते हैं तो उसमें आप सिर्फ जो है मज़े के लिए पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। कि आप अपने दोस्तों के साथ बैठें, गप्पे मारें, थोड़ा सा आप हंसी मजाक कर लें, थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो जाए, एक चीज़ डिस्कस हो जाए, टाइम पास हो जाए और आप वहाँ से निकल के आ जाएं। फिर वही बंदा जाके जब घर पहुँचता है तो वो फिर फेसबुक खोले, फेसबुक पे जाके वो वहाँ पे भी वही चीज़ें कमेंट करे। तो पॉलिटिक्स हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ जस्ट वेस्टिंग टाइम एंड पासिंग टाइम। अच्छा हसन, ये बात आप एज अ यूथ, एज अ इंडिविजुअल हु इज़ फेमिलियर विद दीनी एस्पेक्ट्स, वो दीन से आप बेसिकली मुतासिर हैं, दीन के ख़यालात की बेसिस पे आप ये बात कह रहे हैं। हम किस तरह से उस यूथ को समझाएं जो एक्टिवली इन्वॉल्व है, वो रोडों पे निकलती है ये काम करने के लिए, वो इस चीज़ को सही मानती है, उसके लिए जान देने के लिए तैयार है और आपस में एक इमोशनल अटैचमेंट की वजह से आपस में बहस मुबासा करते हैं और यहाँ तक कि लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाउ डू वी मेक देम अंडरस्टैंड दिस? देखिए वजी भाई, पहली चीज़ आई थिंक जो सबसे पहले हमने करना है वो ये करना है कि वी नीड टू रियलाइज़ कि अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स के बारे में जो रिलीजियस स्पेक्ट्रम है
और जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो बहुत हमें वास्ट नज़र आता है। जिस तरह हम तमाम टॉपिक्स में कन्फ्यूजन है, उस तरह पॉलिटिक्स के अंदर भी बहुत कन्फ्यूजन है। तो आपको बहुत सारे स्पेक्ट्रम नज़र आते हैं, कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं उस मामले में, कुछ लोगों को आप देखते हैं कि उनका सिर्फ ज़िंदगी का मकसद ही ये होता है कि हम किसी तरह जो है वो कलते इन्वॉल्व हों और कलते हुकूमत जो है हम हासिल कर लें। कुछ लोगों के पास आप देखते हैं कि वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं है सिरे से। वो कहते हैं कि आप अपना कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करो, आपको उसमें जाने की क्या ज़रूरत है। उसमें ये होता है कि आवाम को जो है या जो यूथ है उनको एक मैसेज नहीं जा रहा कि यार आपने एक्चुअली करना क्या है। तो लाइक विद एवरीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके पास वो अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि भाई इस्लाम जो है वो पॉलिटिक्स के बारे में बोलता क्या है। इसहाक, जैसे इस हसान कह रहे हैं कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए, एजुकेट किया जाए, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में कितना पॉलिटिक्स अवेयरनेस के लिए काम किया जाता है, कितना स्टूडेंट्स को उनके इदारों में, उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इसके ऊपर तालीम दी जाती है ताकि वो उसकी तरफ अप्रोच सही तरह से रखें, और कितना इस्लाम को इसके साथ इन्वॉल्व अटैच किया जाता है ताकि लोग उसकी रोशनी में लोगों को जो है पॉलिटिक्स के एस्पेक्ट को देखें। मेरा कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का कि वो क्या पढ़ाते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जितना मैंने देखा है तो बहुत कम है। स्पेशली इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता। जितना पढ़ाया जाता है वो बहुत मिनिमल, के सीरा क्या थी, सीरा में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी, बस इधर तक। लेकिन उसकी इन डेप्थ स्टडी के नबी सल्लम ने कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए थे, क्या किस तरह रेवोल्यूशन लेकर आए थे, ये नहीं पढ़ाया जाता। और जो लोग पढ़ाते हैं वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट ही एस्पेक्ट से पढ़ाते हैं कि आज अगर हमने स्टार्ट किया तो कल जो है हमें हुकूमत मिल जानी चाहिए और फिर पूरा सिस्टम हम तब्दील कर देंगे। ऐसा नहीं होता, बल्कि इस्लाम बहुत एजुकेशन टाइम के साथ आता है, स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करता है कि आप जो भी काम करें स्टेप बाय स्टेप हो, पॉलिटिक्स की बात हो या जिस चीज़ की बात हो, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इस्लाम जैसे मैं पहले बताया था कि इस्लाम कहता है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि इस्लाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और मैंने अपनी नेमत जो है तुम पर तमाम कर दी है। और अल्लाह के नज़दीक दीन जो है वो इस्लाम है। और दीन का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ। दीन का मतलब मज़हब नहीं है, मतलब रिचुअल्स नहीं है कि सिर्फ इबादत के तरीके नहीं बताए, बल्कि हमें एक एक चीज़ बताइए कि हमें किस तरह गुजारना है। और इसीलिए हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से नज़र आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे रेवोल्यूशन लेकर आए, कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पॉलिटिकल एक सिस्टम क्रिएट किया। और सहाबा एक पॉलिटिकल लीडर्स थे हमारे सामने, उन्होंने जिस तरीके से एक इस्लाम को इस दुनिया तक फैलाया वो हमारे सामने वाज़ेह है बिल्कुल। अच्छा हसन, जब हम बात ये करते हैं कि सहाबा की एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल हमारे सामने है, तो अक्सर ऑपोजिट साइड से ये आर्ग्यूमेंट आता है अबाउट मैन मेड लॉज एंड डिवाइन लॉज। सम पीपल रिस्ट्रिक्ट रिलीजन ओनली टूवर्ड्स वर्शिप एंड से कि नहीं, मैन मेड सिस्टम की तरफ ये जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, बिकॉज वी कैन बेसिकली डिसाइड कि क्या मैटर सही है क्या नहीं है। हम यूथ को इस बारे में कैसे उनको इस बात की रहनुमाई कर सकते हैं कि क्या इस्लाम उस एस्पेक्ट में बात करता है और किस हद तक करता है, और कहाँ तक जो इंसान है उसको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो आपस में अपने अफेयर्स के बारे में कुछ डिसाइड करे। देखिए इस्लाम के अंदर आई थिंक जो एक चीज़ समझने की है वो ये है कि इस्लाम ने आपको कोई कॉन्क्रीट पॉलिटिकल निज़ाम नहीं दिया। जब मैं पॉलिटिकल निज़ाम की बात करता हूँ तो मैं उस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ जो आपको हुकूमत तक लेके जाता है। मतलब ये है कि आप जो है वो हुकूमत करने की पोजीशन में आ जाते हैं। अगर हम खुलफाए राशिदीन की भी एग्जांपल देखें तो हर खलीफा की जो सिलेक्शन थी वो एक बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज से हुई, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस्लाम ने ये आपके लिए ओपन छोड़ा हुआ है कि आप वो मैकेनिज्म क्या बनाते हैं, वो एक इज्तिहादी टॉपिक है जिसमें यू कैन डू थिंग्स बाय ट्रायल एंड एरर। आप बादशाहत का मॉडल भी देख सकते हैं, आप खिलाफत का ट्रेडिशनल मॉडल भी देख सकते हैं, आप डेमोक्रेसी का मॉडल भी देख सकते हैं कि उसमें से कौन सी चीज़ चल रही है, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, आप उसको वेन करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। इस्लाम आपको जो चीज़ देता है वो ब्रॉड प्रिंसिपल्स देता है गवर्नेंस के, कि किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो वो प्रिंसिपल्स जो है हमारे पास अनफॉर्चुनेटली निकल गए हैं। हमारे पास जो बहस है, जो सेंटर ऑफ कॉन्वर्जेशन है, वो इस चीज़ पे आ गई है कि भाई डेमोक्रेसी हराम है या हलाल है, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हमें तो खिलाफत इस्टेब्लिश करनी है। जैसे कि हसन अभी कुछ एस्पेक्ट्स को हाईलाइट कर रहे थे कि इंसान को किस हद तक इख्तियार दिया गया है और किस तरह से कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट्स और उनकी फ़िलासफ़ीज़ के ऊपर कुछ एतराज़ात होते हैं। हम इनके ऊपर कुछ और बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम और हसन हाईलाइट कर रहे थे अबाउट मैन मेड लॉज वर्सेस डिवाइन लॉज कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जो हमें लॉज मिलते हैं और इंसान के लॉज किस हद तक इंसान को इख्तियार दिया गया है कि हम उस चीज़ के अंदर इंटरफेयर करें और अपने ही इज्तिहाद की बिना पर और अपनी सोच की बिना पर कुछ चीज़ों को मैटर्स को डिसाइड करें। हसन, आप क्लैरिफाई करना चाहेंगे जब आप ये बात बोलते हैं कि हमें एक प्रिस्क्राइब्ड मेथड नहीं दिया गया, जैसे आपने खुलफाए राशिदीन की मुख्तलिफ सिलेक्शन की मेथडोलॉजी को आपने बयान किया, और किस तरह से आज के सिस्टम में हम किस तरह से इस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं और किस तरह से हमारे को इस इस्लाम के दायरे में रहते हुए इस चीज़ के बारे में कंक्लूजन निकालना चाहिए। आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, हमारे पास जैसे मैं कह रहा था कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो समझने की ज़रूरत है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस्लामिक जो लॉ मेकिंग हो रही है वो इस्लाम के ताबे होनी चाहिए। उसमें हर चीज़ में आपको इस्लाम का दखल शायद ना नज़र आए, क्योंकि जो दुनियावी मामला है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इस्लाम साइलेंट है, तो वहाँ पे आपने अपनी अकल से ही फैसला करना है। लेकिन जो जहाँ पे उस इस्लाम ने कुछ चीज़ें प्रिस्क्राइब कर दी हैं, आपने सिर्फ उसको इन स्पिरिट इम्प्लीमेंटेशन उसकी करनी है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उस इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करें, ना कि इस चीज़ पे फोकस करें कि वो किस मैकेनिज्म के थ्रू आ रही है। बट द एक्सट्रैक्शन इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन कुरान एंड सुन्ना। बिल्कुल। बट द पॉइंट इज द कुरान एंड सुन्ना गिव्स अस द प्रिंसिपल, और इंसान उसके ज़रिए जो है अपने हालात के हिसाब से उन प्रिंसिपल की बेसिस पे रह के उसको अक्वायर करने के लिए जो गोल्स मैं इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल ये देता हूँ कि हम जैसे एक बात करते हैं, हर मुसलमान ये जानते हैं कि सूद हराम है, लेकिन जब हम सूद हराम होने की बात करते हैं तो ये हमारे लिए एक प्रिंसिपल है कि हमारा जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसके अंदर सूद नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि अब बैंकिंग सिस्टम होना किस तरह चाहिए। तो इसमें एक बहुत बड़ा दखल जो है वो उन माइंड्स का होगा जो कि इकोनॉमिक्स से वाकफियत रखते हैं, जिनका बैंकिंग की एक अंडरस्टैंडिंग है, जो फाइनेंशियल सिस्टम्स को समझते हैं। तो इसके अंदर आपका दीन का दखल नहीं होगा एज लॉन्ग एज वो उस प्रिंसिपल से कोलाइड नहीं कर रहा। तो अब तो आपने खुद ही बैठ के सोचना है। तो इस्लाम ने बहुत सारी जगहों पे इंसान को ये राइट भी दे दिया है कि अपनी डिसीजन मेकिंग और अपनी लॉ मेकिंग तुम खुद भी करो। अच्छा, इसहाक, यूथ आजकल काफ़ी पॉलिटिकल एस्पेक्ट में इन्वॉल्व है और उनमें एक जज्बात है, काफ़ी झगड़े फसाद भी होते हैं इस सिलसिले में, और जैसे इस्लाम में काफ़ी सख्ती से इस चीज़ को असाबियत के एस्पेक्ट को मना किया गया है कि आप किसी को लिसानी बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करें, काले को गोरे पर, चाहे वो किसी और सूबे से बिलोंग करता है, इस चीज़ की बिना पे हम किस तरह से एक यूथ को एड्रेस करके इस इशू को समझा सकते हैं कि आप जो आपस में इस बेसिस पे लड़ रहे हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है, और दीन हमें क्या रहनुमाई देता है इस बारे में? जी भाई, अगर हम ज़रा नज़र दौड़ाएँ अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ, तो हमें 80 to 90% जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो लिसानी बुनियादों पर बनाई गई हैं, और इसी बुनियादों पर जब वो यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, कॉलेजेस में आते हैं, और वहाँ पर आके जब हल्की सी गर्मा गर्मी होती है तो वो इस पे झगड़ा फसाद पर आ जाते हैं। वो एक्सेप्ट और टॉलरेंस नहीं है उनके अंदर कि भाई टॉलरेट कर लें अगर उसने कोई बात की है, नहीं क्योंकि वो मेरी पार्टी का नहीं है, उससे एक गलती भी बर्दाश्त नहीं है, और मेरी पार्टी का कोई 100 गलतियाँ भी करे तो हमेशा बर्दाश्त है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप जैसे हसन पहले कह रहे थे कि आप ओपन माइंड से सोचें, आप क्या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप क्या प्रोडक्टिव डिस्कशंस अगर आपको करने भी है, डिस्कशन डिबेट्स करनी है, तो आप उन बड़े लेवल पे करें कि आप क्या चीज़ लेकर आ सकते हैं, क्या नई चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। ना कि आप ये झगड़ा करें कि उस पार्टी ने ये किया था और पुरानी बातों को वापस लेकर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब नया आप देखो, अब वो क्या प्रोग्रेस आ रही है उनके अंदर, और फिर उसको अगर वो पॉजिटिव है तो उसको एक्सेप्ट करो, नहीं है तो उसको पॉजिटिवली क्रिटिसाइज़ करो कि भाई आप अपना भाई समझते हुए उस पार्टी का, चाहे आपके अगेंस्ट पार्टी है, लेकिन आप उसको अपना भाई समझते हुए समझाओ कि भाई ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं, ये इस्लाम के रूह से भी गलत है और पाकिस्तान के हक़ में भी गलत है। ये मेरा ख्याल है कि यूथ को ये बात समझनी चाहिए कि हमें ये पॉलिटिक्स जो है वो हमारी अपनी पर्सनल जायदाद नहीं है, कि इससे हमें पूरी उम्मत का और पूरे पाकिस्तान का देखना चाहिए कि उनका क्या फ़ायदा है, ना कि भाई बस मेरा ही पार्टी का फ़ायदा हो, और फिर जब वो ऊपर आ जाए तो मेरा, क्योंकि मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ तो मेरा फ़ायदा हो, मुझे जॉब्स मिल जाए, मेरी फैमिली को जॉब मिल जाए, मेरी बरादरी को जॉब मिल जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इन्हीं की बात पर ऐड करूँगा एक्चुअली कि ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट फिनोमेना है कि हमारे लोगों के अंदर, आप वैसे जब बात करें तो उनके अंदर एक पाकिस्तान का एज अ नेशन जज्बा बहुत नज़र आता है, इस्लाम का एक जज्बा बहुत नज़र आता है, लेकिन फॉर सम रीज़न जब वो वोट डालने की बात आ जाती है तो वो दिमाग जाके जो है उनको वो कहीं ना कहीं फंस जाता है
कि नहीं हमने तो उन्हीं को वोट डालना है जो हमारी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिससे हमारा फैमिली का जो ताल्लुक़ रहा है। और वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट साइन है कि उस जहनीत से हम निकल नहीं पा रहे हैं। और इसमें डेफिनेटली अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने उस खौफ का जो है फ़ायदा उठाया है, क्योंकि लोगों के अंदर ये खौफ बैठा है कि अगर हम अपने वाले को वोट ना डालें तो हमारा शायद हक छिन जाएगा हमसे। और इसी खौफ के साथ आप देखें कि हर इंसान अपने वाले को वोट डालता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हक किसी को नहीं मिलता। अच्छा हसन, देखिए ये जो खौफ ये भी मीनिंगलेस नहीं है। हमें ये बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि लोगों ने डिविजन्स किए हैं, और ये चाहे इंटरनल प्रॉब्लम हो या एक्सटर्नल सोर्स की तरफ से हो, लेकिन डिवाइड एंड रूल का प्रिंसिपल रहता है। जब तक लोगों के अंदर ये तालीम नहीं दी जाएगी कि आप आपस में अलग नहीं हैं, आपका बिगर गोल जैसे पाकिस्तान के लिए है तो पाकिस्तान की डेवलपमेंट है, पाकिस्तान की तरक्की है, पाकिस्तान की कामयाबी है, पाकिस्तान का सर्वाइवल है और उसकी एग्जिस्टेंस है, तो सब एक बेसिक गोल के ऊपर रहते हैं। लेकिन लोगों को इस बात के बीच में कि जो नीचे के इश्यूज़ होते हैं उसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता है, और ये चीज़ कभी कभार फील कराई जाती है। कभी कभार ऐसे लोग जब दूसरे इलाकों में जाते हैं उनको ये फील कराया जाता है कि आप इधर के जो बेसिकली ओनर नहीं हैं, आप इसको बिलोंग नहीं करते, आपको ऐसी ही तर्स के तौर पे मिल, तो इसकी वजह से लोगों में आपस में नफरत होती है। और दीन हमें इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बेसिकली यही आपको मिसाल दूंगा कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेस किया था, तो हम तो यहाँ पे चंद ज़बानों की बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे तो कई किस्म के कबीले थे, सबकी आपस में लड़ाइयाँ, और डेफिनेटली किसी ने किसी के बाप को कत्ल किया, किसी ने किसी के बेटे को कत्ल किया, किसी ने किसी की माँ को कत्ल किया, कुछ ना कुछ इस तरह का चलते रहा। लेकिन जब एक बार इस्लाम आ जाता है तो हम क्या देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को इनकरेज ही नहीं करते कि आप अपने पिछले पास्ट बाउंड्स जो कहते हैं पिछला ज़ख्म है उसकी तरफ वापस जाएं। वो कहते हैं कि अब आप जो है इकट्ठे हो गए एक बॉन्ड के अंदर, अब आप आगे की बात करें। हमारे पास जब तक ये माइंडसेट नहीं निकलेगा ना कि हर दफ़ा देखें किसी ना किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई होगी, जायज़ भी हुई होगी, नाजायज़ भी हुई होगी, चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप उसको पकड़ के बैठे रहेंगे ना तो हम वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। अच्छा हसन, कभी यूजुअली होता है कि जो मेजॉरिटी होती है, जो उसकी तादाद होती है, उसके लीडर्स होते हैं, उनके इलाके के जो लोग अक्सरियत में होते हैं, वो दूसरे जो कमतर लोग होते हैं उनके ऊपर अक्सरियत जो है हावी होती है और उनकी राइट्स को एक्सप्लॉइट कर रही होती है। और हमने ये देखा है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो आजकल लोग इंसानी सोच की बिना पे कर रहे थे वो इस चीज़ में फेल है, बिकॉज वो अपने मफाद बचाने के लिए, अपनी चीज़ों को बचाने के लिए अक्सर करता है। दीन हमें एक बिगर गोल की तरफ बुलाता है और एक बिगर ऑब्जेक्टिव की तरफ बुलाता है और सबको एक होने की बिना पे करता है। और हम बेसिकली ये बात समझने से बिल्कुल कासिर होते हैं कि हम असल में अगर डिवाइड रहेंगे तो हमारा ही ख़तरा रहेगा, हमें ही और मज़ीद एक्सप्लॉइट किया जाएगा, हमारे ही हक मारा जाएगा और बाहर की फोर्सेस वो करेंगी। बट समहाउ अगर हम ये देखें, और मेरे ये सवाल आप दोनों से है कि हम ये समझते थे कि तालीम की कमी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ या अच्छे तालीमी इदारों के साथ अटैच रहना, इसकी कमी की बिना पर शायद लोगों का ये हाल है और गवर्नमेंट एरियाज़ में ज़्यादा होता है। लेकिन हमने देखा कि अब एक पढ़ी लिखी जमात भी आती है और उसमें काफ़ी इंग्लिश स्पीकिंग इंडिविजुअल्स हैं जिनकी इमोशनल रैंटिंग है, इमोशनल अटैचमेंट है, वो भी इसी तरह का बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो द पॉइंट इज द एजुकेशन वाज नॉट द इशू, देन व्हाट वाज द प्रॉब्लम? वजी भाई, आई थिंक आई विल क्लैरिफाई समथिंग ओवर हियर। हमने एक गलती ये कर दी कि व्हेन वी से वी नीड टू एजुकेट पीपल, तो हम ये समझ बैठते हैं कि लोगों का जो आपका एक ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ एजुकेशन है, स्कूलिंग है, उससे जब वो निकल जाता है तो एजुकेट हो गया। एग्जैक्टली, दिस इज नॉट एजुकेशन। व्हेन वी से वी नीड टू एजुकेट पीपल, तो हमने उस इंसान को इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एजुकेट करना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स समझाना है, उसके नुकसानात उसको समझाना है कि आपकी सोच की वजह से क्या इफेक्ट निकल के आ रहे हैं इन द रियल वर्ल्ड। जब हम ये बातें लोगों को एजुकेट करेंगे और उनको रिजल्ट दिखाएंगे कि भाई ये आपकी सोच है और ये इसका नतीजा है, तो तब जाके वो माइंडसेट जो है वो चेंज होना शुरू होगा। तो हम अनफॉर्चुनेटली वो काम नहीं कर पाए हैं, और उस काम के लिए आप वो काम जो है वो ना आपको एक बंदा, आपको उसके लिए कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं चाहिए, कोई डिग्री होल्डर नहीं चाहिए। एक इंसान जो कभी स्कूलिंग सिस्टम में गया भी नहीं है वो भी इस बात को समझ सकता है, एज लॉन्ग एज आप वो वाले पर्टिकुलर एस्पेक्ट को एजुकेट करें। लेकिन कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम ये है कि स्कूलिंग सिस्टम, प्रॉब्लम को हम वापस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। हसन बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि हमें रियल इश्यूज़ के ऊपर एजुकेट करने की ज़रूरत है और ख़ाली एजुकेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड ना करें, लोगों को पॉलिटिक्स के मामले में एजुकेट करें, सही तालीम दें ताकि लोगों के अंदर टॉलरेंस बढ़े और सोचने की सलाहियत बढ़े। हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे मज़ीद। सो डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले हसन कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर मज़ीद हाईलाइट कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपने बात की। हमने बोला कि हमने समझ लिया था शायद एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड होने की बिना पे लोगों की सोच में तब्दीली आएगी, लेकिन वो भी हमारे सामने काफ़ी पॉजिटिव नहीं आई। तो असल मैटर पॉलिटिक्स के मामले में अगर हम बात कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स के इशू में लोगों को प्रॉपर्ली एजुकेट करना है और प्रॉब्लम के बारे में आप कुछ डिस्कस कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि लोगों को प्रॉपर्ली एजुकेट उस टॉपिक पे करना है, और अनफॉर्चुनेटली स्कूलिंग सिस्टम्स जो हमारे हैं वो उनके नज़दीक पॉलिटिक्स इज़ अ वेरी टैबू सब्जेक्ट। वो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम जैसे ही पॉलिटिक्स को डिस्कस करेंगे तो लोगों की जो सेंसिटिविटीज़ हैं वो हर्ट हो जाएंगी, और वो जो है कोई ऐसा ना हो कि हमारे स्कूल में ही जो है वो जो लड़ाइयाँ कॉलेजेस में आज हो रही हैं वो स्कूल के लेवल पे स्टार्ट ना हो जाए। तो वो उस चीज़ से डरते हैं। आई थिंक वहाँ पे फिर आपको वो स्कूल्स के हेड्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि पॉलिटिक्स डिस्कस करने का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के डिस्कस करें कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सही है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी गलत है। आप ब्रॉड प्रिंसिपल्स लोगों को दे सोचने के कि आपने किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया पे एक पॉलिटिकल पार्टी को जज करना है, आपने क्या चीज़ उनकी देखनी है, क्या स्टडी करना है, और मजीद वेरिएशंस बनानी है रादर देन हैविंग द लिमिटेशंस। वी हैव टू क्रिएट मोर वेरिएशंस सो दैट लोग उस सिलसिले में और आगे बढ़ें और ऑप्शंस क्रिएट करें। बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि पॉलिटिकल स्टडीज़ जो होती है प्रॉपर तरीके से वो या तो एक बहुत ही स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है, अगर कोई इसको ऑप्ट करता है, या अगर कोई लॉ में जाता है तो वो उसको डेफिनेटली स्टडी करता है। तो आप इसलिए देखेंगे कि लॉयर्स के जहन जो है इन चीज़ों के बारे में बड़े ओपन माइंडेड होते हैं क्योंकि दे एक्चुअली स्टडी पॉलिटिक्स एज अ सब्जेक्ट। तो उसकी फाउंडेशंस को जो है वो स्कूल लेवल पे लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये काफ़ी आपने अच्छे पॉइंट्स बोले हसन, लेकिन मेरा यहाँ पे एक और सवाल है, और मैं इस तरफ हमारा सवाल पूछने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन शायद हमारी ऑडियंस सुन रही हो, शायद उनके नज़र में कोई ऐसी बात आए और एक चेंज आए और सोच में तब्दीली आए। हम ये सवाल करें कि हम बोलते हैं कि पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस बहुत रखता है, इंपॉर्टेंस की इश्यूज़ के ऊपर हम काफ़ी बात करते हैं, बट क्या हम एक पॉलिटिकल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए स्पेसिफिकली उससे रिलेटेड कोई तालीमी इदारा बनाते हैं? क्या उसके ऊपर लोगों को बिसाइड्स द मास्टर्स एंड बेसिकली एडवांस एजुकेशन से रिलेटेड क्या बेसिक लेवल से हम क्या लीडर्स प्रोड्यूस करने के लिए कोई काम कर रहे हैं? हम क्या इस इदारे को और बढ़ाने के लिए, इस इंस्टीट्यूशन को काफ़ी एजुकेट और वास करने के लिए क्या कोई ऐसा इक़दाम किए जा रहे हैं? क्या आपकी अवेयरनेस में ऐसा कोई सिस्टम है जो इस तरह से किया जा रहा है? हसन, देखें एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जो जितने भी डेवलप्ड वर्ल्ड हैं उसके अंदर जब आप उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, क्योंकि हमारे पास डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है तो हम उसी की बात कर रहे हैं इस वक्त पे, तो उसमें जो सबसे आपकी लोएस्ट लेवल पे डेवोल्यूशन होती है ऑफ पावर, कि एक मोहल्ले का भी इंचार्ज होता है, फिर उस एरिया का भी इंचार्ज होता है, और उसके बाद एक्चुअली अथॉरिटी होती है। वो सिस्टम बनाया इसलिए जाता है ताकि आप एक बिल्कुल ग्रास रूट से जो है एक लीडरशिप की पोजीशन संभाल के स्टार्ट लें वहाँ से, और वहाँ से आप ग्रो करते चले जाएँ। हमारे पास पहला तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो भी पावर्स हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हैं, विच इज़ समथिंग दैट आई पर्सनली डोंट एग्री विद, बिकॉज आप जब तक उसको लोकल लेवल पे नहीं देंगे तो लोकल लेवल पे आपके लीडर्स पैदा नहीं हो सकते। फिर डेफिनेटली आप जो बात कर रहे हैं, जो मैं पहले भी कह रहा था कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर आई थिंक देयर नीड्स टू बी अ टॉपिक, देयर नीड्स टू बी अ सब्जेक्ट कॉल्ड द फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिक्स, जिसके अंदर आप ये चीज़ें लोगों को बताएं कि भाई लॉ मेकिंग क्या होती है, मैनिफेस्टोज क्या होते हैं पार्टीज़ के, किस बेसिस पे आप जज करते हैं पार्टीज़ को, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जी इसहाक। जी बिल्कुल, जैसे हसन कह रहे हैं, बल्कि हमें अगर हम कोई सब्जेक्ट ना बना सकें तो एटलीस्ट हम जो सोसाइटीज़ स्कूल्स के अंदर होती हैं, डिफरेंट सोसाइटी, डिबेट सोसाइटी, पब्लिक स्पीकिंग सोसाइटी, एक सोसाइटी भी आप रख सकते हैं कि पॉलिटिक्स सोसाइटी जो इलेक्शंस के बारे में लोगों को बताए कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, और एजुकेट करे कि आपको किस चीज़ों पे जज करना चाहिए, ताकि ग्रास रूट लेवल पे ही आपके बच्चे जो है वो समझना शुरू हो जाएं कि हमें कैसे चूज़ करना चाहिए किसी को पॉलिटिकल लीडर या स्कूल का लीडर या जो भी लीडर आप सेलेक्ट करें। तो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहिए। बल्कि मैं अभी सोच रहा था कि हमारी जो पाकिस्तान की जिस तरीके से हमारी पॉलिटिकल सिस्टम बनाया गया है, इसके अंदर कुछ लोग जो हैं वो एक मैस को, बहुत बड़ी मैस को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब कुछ लोग हैं, वो चंद लोग हैं, और वो हमेशा से वही चलते हुए आ रहे हैं, और उन्हीं की औलादें जो हैं वो पार्टीज़ के अंदर लीडरशिप पोजीशंस के अंदर हैं, और वही पूरे 18 करोड़ 20 करोड़ आवाम को जो है वो लीड कर रहे हैं।
और दूसरी प्रॉब्लम मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि हर रोज़ एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है और फिर वो बनती है, बड़ी होती है और फिर वो किसी और के साथ ज्वाइन कर लेती है। कोई नई डेवलपमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही। हमें यहाँ पे ये बात एक और समझने की ज़रूरत है और उसका इशू रेज़ करें कि हम बात तो बादशाहत के ख़िलाफ़ बहुत करते हैं और ये कहते हैं कि ये इंसानी हुकूक़ को सही तरीके से दिलवाने में ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं करती, बट एट द सेम टाइम हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक मोनार्की का एक एस्पेक्ट देखते हैं, फिर वही अपनी औलादों में ट्रांसफ़र हो जाती है और जिनके हुकूक़ के बारे में कहा जाता है, जिनके हुकूक़ के लिए लड़ने के लिए बात की जाती है और आवाज़ें उठाई जाती हैं, उनमें से किसी को इस तरह से लेके आया नहीं जाता। और जो लोग इसका दावा भी करते हैं कि हम लेके आते हैं, वो भी एक सिलेक्टिव एस्पेक्ट में हम ये देखते हैं। द पॉइंट इज़ इश्यूज़ बहुत सारे हैं, इश्यूज़ बहुत सारे हैं और ये चीज़ हमारी नौजवान नस्ल को देखने की ज़रूरत है कि असल में आपके पास जो ऑप्शंस हैं उससे बाहर भी आपने ऑप्शंस निकालने हैं, आपने सही इक़दाम करने ताकि अगर आप ये बात ख्याल रखते हैं कि आप अगर किसी को लीडरशिप की पोजीशन में सूटेबल समझते हैं तो उनको उसके चैनलाइज प्रोसेस के थ्रू गुजारें और उनको इस चीज़ के अंदर एक्टिव करें। बट देन अगेन द प्रॉब्लम इज़ इट टेक्स सच अ लॉन्ग टाइम फॉर दैट इंडिविजुअल टू कम टू दैट पोजीशन कि बंदा तब तक जो है ना बिल्कुल ही थक हार के बैठ ही जाए। हमारा सिस्टम बहुत मैनिपुलेटिव हो गया, आसान मतलब बहुत ही एक अप एंड डाउन है, उसमें कोई लोगों के लिए रास्ता नहीं है कि वो लोगों के लिए इस तरह से आवाज़ उठा सके। दिस इज़ नॉट न्यू, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में भी आपको मिलेगा कि 40 इयर्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्दाश्त की है, एक सिस्टम को बर्दाश्त की है अपने साथ और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ प्रोग्रेस स्टार्ट की है और 40 इयर्स तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ स्टडी किया है कि पॉलिटिकल सिस्टम है क्या या जो भी सिस्टम चल रहे हैं इस वक्त वो है क्या। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ प्रोग्रेस किए है, कुछ स्टेप्स लिए हैं। उससे पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टाइम लिया है, जो आप जैसे आप कह रहे हैं टाइम लगता है और उसमें असल बात है कि आपको विजन क्या है, आप चाहते क्या हैं कि आप वाकई में करना चाहते हैं तो आप 60 साल लगें आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर आप कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो इसके लिए लंबा टाइम और छोटा टाइम कोई मीनिंग नहीं रखता मेरा ख्याल। अच्छा, हम यहाँ पे एक और बात पे बात करें कि डिस्ट्रस्ट ऑफ आवर यूथ इन द पॉलिटिकल सिस्टम, दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। उनका यकीन ही नहीं है और एक गंदी चीज़ समझी जाती है इन टर्म्स ऑफ अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं पॉलिटिक्स में। और ये उन्होंने उसका रिएक्शन भी देख लिया कि बहुत ही पढ़ी लिखी जमात का भी जो है अगर ये रिएक्शन है एट द सेम टाइम जिसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, यू बिकम वॉट यू और हु आर यू आर क्रिटिसाइजिंग। तो पॉइंट ये कि कुछ लोगों ने अपना सेफ हैंड ही कर लिया कि भाई हमें इन्वॉल्व ही नहीं होना, हमें आना ही नहीं है, बिकॉज ये एक गंदी फील्ड है और इसके अंदर रह के आप भी गंदे हो जाते हैं और आप करप्ट जब तक नहीं होंगे तब तक आप जो है इसमें फंक्शन नहीं कर सकते। ये सोच किस हद तक सही है और इसको किस तरह से बदला जा सकता है अगर आप ये मानते हैं कि सोच सही नहीं है तो? मतलब मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोच कैरी करते हैं वो क्या उस चीज़ से अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में महफूज हो जाते हैं, वो क्या अपने सोशल सर्कल्स में महफूज हो जाते हैं? मतलब आपको बुरे लोग तो हर जगह मिलते हैं, लेकिन हम ये चीज़ तो नहीं बोल सकते कि पॉलिटिक्स में हर इंसान बुरा होता है या हर एमएनए बुरा है या हर जो बंदा लीडरशिप के लिए रोल में हमारे पास मौजूद है वो बुरा है। हम तो ये नहीं कह सकते, हो सकता है बहुत सारे अल्लाह के वली उधर बैठे हों। हु आर वी टू मेक दैट जजमेंट? दैट जस्ट डज नॉट मेक सेंस। तो वो डिस्ट्रस्ट जो है वो इट्स हाईली इट्स नेगेटिव, इट शोज़ अ नेगेटिव मेंटालिटी एंड इट शोज़ अ फ्रस्ट्रेटेड मेंटालिटी एंड इट ऑल्सो शोज़ कि आप बुरा जो गलत चीज़ को है और मज़ीद बढ़ावा दे रहे हैं बिकॉज आप उधर आने की कोशिश ही नहीं कर रहे, उधर अच्छे लोग को आने नहीं दे रहे। तो आपके मुताबिक, आपकी लॉजिक के मुताबिक जो गंदे लोग हैं वो बढ़ते रहेंगे और गंदा सिस्टम बढ़ता रहेगा और आप उसके नीचे जो है दबते चले जाएंगे। तो आप पार्टिसिपेट जब नहीं करेंगे तो आप एक्चुअली वही वाली बात है कि आप तो उसी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं ना। जो अगर बुरा सिस्टम है उसके लिए तो अच्छा है, ठीक है, अगर अच्छे लोग हैं वो ना ही पार्टिसिपेट करें तो हमें उससे ज़्यादा क्या चाहिए? सही। तो दिस मेंटालिटी इज़ इनकरेक्ट टू बिगिन विद। उसके बाद मैं दूसरी चीज़ जिस पे हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमारे पास इस वक्त पे जो आजकल का फेवरेट पास टाइम है वो ये है कि बैठ के अपने लीडर्स की जो है दिन रात सुबह शाम ग़ीबत करें। और मेरा चॉइस ऑफ वर्ड ज़रा देखिएगा, मैं ग़ीबत कह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि क्योंकि एक पॉलिटिकल फिगर है तो उसके बारे में कुछ भी बोल देना जो है वो जायज़ होता है, जबकि इस्लाम की ये टीचिंग्स नहीं है। इस्लाम के अंदर एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आप जब भी किसी पर्सन ऑफ अथॉरिटी को, जब भी किसी लीडर को या जब भी किसी रूलर को जाके कोई आपने एडवाइस देनी होती है, कोई तजवीज़ देनी होती है, तो वो आप उसको पर्सनली पहुंचाएं। और आपकी क्रिटिसाइज़ करने से, आपके सोशल मीडिया पे बार बार इस चीज़ का मजाक बनाने से क्या फ़र्क पड़ रहा है? इज़ दैट ब्रिंगिंग बेटरमेंट? देन यू आर ओनली अलाउइंग योरसेल्फ टू बैकबाइट रिगार्डिंग एन इंडिविजुअल। इसमें मैं एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि कुछ लोग अक्सर एक हदीस कोट करते हैं कि सबसे अफजल जिहाद जो है वो ये है कि किसी जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद किया जाए। वो ये कोट करके कहते हैं कि देखिए हम तो ये कर रहे हैं ड्राइंग रूम में बैठ के।
वो ये नहीं देखते कि वो हदीस ये कह रही है कि उसके सामने जाके कलमा हक बुलंद करें। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप उसके पास जाके बुलंद करें ना। ये कौन सा तरीका है कि आपने ड्राइंग रूम में बैठ के लगे हुए हैं, आप अपने फेसबुक पेज पे लिख रहे हैं। देखिए रात को सोना भी तो है ना। हाँ, रात को सोना भी तो है कि सुकून की नींद के कुछ बोल दिया है, लेकिन वो समझते हैं कि शायद अगर हम फेसबुक पे लिख देंगे तो वो जरूर आके जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब उनका फेसबुक चेक करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। हाँ। तो ये जो है ये एक एटीट्यूड से हमें निकलना पड़ेगा बाहर। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको इस्लामिक टीचिंग्स के अंदर जो है वो बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट ये है। देखिए हमारे पास कुछ हर चीज़ के अंदर एक मटेरियल रियलिटी होती है, एक स्पिरिचुअल रियलिटी होती है, और अल्लाह ताला दोनों रियलिटीज़ को साथ साथ चला रहा होता है। जब हम मटेरियल रियलिटी की बात करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि अगर हम अपने ज़ोर ज़बरदस्ती करें, हम अपनी जान मारें, तो शायद हम जाके अपना हुक्मरान जो है वो चेंज कर देंगे। शायद अगर हम जाके पार्लियामेंट के बाहर बैठ जाएं तो लोग बदल जाएंगे। इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में बार बार कहता है कि जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे हुक्मरान है। अगर तुम अपनी हालत बदलना चाहते हो तो उस प्रिंसिपल के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप के सेल्फ करेक्शन की तरफ पहले जाएं। एंड दैट इज़ अ वेरी ह्यूज पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस तरह से आप होंगे उसी तरह से आपके हुक्मरान होंगे। तो आप अपने आप को दुरुस्त करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी कम्युनिटी को इम्प्रूव करें, आपको ऑटोमेटिकली अच्छे लीडर्स मिल जाएंगे। हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस इशू के ऊपर और बात करेंगे मज़ीद। सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड वील बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले हसन हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर रहे थे और काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिटेल तरीके से बात कर रहे थे। हमारे प्रोग्राम का मकसद, जैसे हमने बयान किया, ऑडियंस के लिए वापस बयान करता चलूँ कि हम डिटेल में जाना मकसद नहीं है, सिर्फ एक सोच को स्पार्क देना है और कुछ बातों के बारे में ख्याल रखने की हमें एडवाइस देनी है कि ख्याल रखा करें। कुछ मैटर्स आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होते, ऐसे चीज़ें जो आपको आखिरत में फ़ायदेमंद नहीं देंगी और जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं उसको सही स्ट्रक्चराइज फॉर्म में एक्वायर करें। अदरवाइज़ देयर आर चांसेस कि आप उसमें गलत तरीके से इन्वॉल्व हो जाएं और वो आपके लिए नुकसान का बायस बने। इस हसन, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक में जाने से पहले। तो मैं यही बात बता रहा था कि अल्लाह ताला ने हमें जो सोल्यूशन दिया है वो यही दिया है कि आप पहले अपने इंट्रोस्पेक्ट करें, चेंज योर सेल्फ। आपके अंदर जो तब्दीली आएगी वो ऑटोमेटिक आपके हुक्मरानों की तब्दीली का बायस बनेगी। उसमें फिर जाहिर बात है कुछ लोगों को बड़ी नाराज़गी होती है कि भाई हम तो रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि ऐसा भी होता है कि लोग रेवोल्यूशन के लिए निकलते हैं और लीडर बदल जाता है। तो हम उस पर ये लोगों को समझने की ज़रूरत है कि देखिए अल्लाह ताला की रहमत जो है वो कभी भी नाज़िल हो सकती है। जनरल रूल ये है कि आप सबसे पहले अपने अंदर तब्दीली लेके आएं, लेकिन हमेशा एक्सेप्शनल रूल्स भी होते हैं कि अल्लाह ताला से अगर आप दुआ करें और अल्लाह ताला की रहमत आप पे हो तो अल्लाह ताला आपका हुक्मरान बदल सकता है आपके लिए। या जो हम एक पॉइंट अक्सर भूल जाते हैं कि हम सबसे पहले जो है दुआ ये करते हैं कि अल्लाह इसको हटा दे। हम ये दुआ कभी नहीं करते कि अल्लाह इसको हिदायत दे दे। मैं ये अक्सर लोगों से बुरा आगे तो क्या करेंगे, हाँ उससे बुरा क्या करेंगे, हम हटाते ही चले जाते हैं। और हमारा तो हमने तो ये देखा है अपनी हिस्ट्री के अंदर कि हम एक को हटाते हैं, हम सोचते हैं कि चलो अब बेहतरी आ गई, तो पता चलता है उससे बुरा आ जाता है हमारे सर के ऊपर। तो हमारे लिए बहुत लोगों को सोचना चाहिए कि आप जब अल्लाह से दुआ करते हैं तो आप अल्लाह से कभी दुआ कर लिया करें कि अल्लाह मेरे हुक्मरान को हिदायत दे दे, हो सकता है अल्लाह उसी के अंदर आपको भलाई दे दे। अच्छा, इन इटसेल्फ अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन में अगर क्लियर हूँ तो हम ये बात अगर ओपनली बोलना चाहें कि एज अ कलेक्टिव नेशन हमारे अंदर एक क्रिटिसाइज़ करने की और हमेशा दूसरे की ख़ामियों को देखने की एक आदत होती है कि हमें हमेशा दूसरे के अंदर ख़ामी ज़रूर नज़र आती है सिवाय अपने। और सेकंड चीज़, अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना। कोई भी अथॉरिटी मिलती है हम बोलते हैं कि हमारे हिसाब से नहीं है, हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई ख़ामी होती है। और चाहे वो चाहे छोटे ग्रुप के लेवल पे हो, चाहे वो ऑफिस के हो, चाहे वो किसी भी ग्रुप के लेवल पे हो, चाहे वो दावा के आंसू में हो, हमें हमेशा दूसरे में ख़ामी नज़र आती है। हम एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन हम अपनी तरफ कभी देखते नहीं हैं और इसकी वजह से शायद चेंज जब तक नहीं आएगा जब लोग अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं इस पे थोड़ा सा और मजीद, सॉरी साहब आपका टाइम में ले रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें मजीद ऐड करूँगा। अब तो आपने ले लिया। अब मैंने ले लिया। मैं इसमें थोड़ा सा मजीद ऐड करूँगा कि देखें एक चीज़ ये होती है कि जब एक एग्जांपल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी दी जाती है कि जब आप बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे होते हैं ना तो आप हर चीज़ को ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे होते हैं। सही। आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं आपका ग्रे जो है वो बहुत एक्सपैंड हो जाता है। सही। क्योंकि जो ऊपर के लेवल्स होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है और उनके जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं। सही। और हम अनफॉर्चुनेटली ये नहीं समझ पाते कि अगर हमारे पास एक इंसान प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे आ जाता है तो वो सिर्फ इस वक्त पे
इंटरनल प्रेशर्स फेस नहीं कर रहा, वो बैनुल अक़वामी कई मुल्कों के प्रेशर्स फेस कर रहा है, वो कई किस्म के प्रेशर्स फेस कर रहा है जिसका हमें इल्म ही नहीं है। तो हम उसकी डिसीजन मेकिंग को बैठ के अपने ड्राइंग रूम में जब जज कर रहे होते हैं तो हमें तो नहीं पता कि उसको कहाँ से थ्रेट्स आई हुई हैं, उसको किस मुल्क से खतरा है, कौन सा मुल्क उसको धमकी दे रहा है कि अगर तुम ये स्टेप लोगे तो मैं तुम्हें कल आके ये कर दूंगा। लेसर ईवल ले रहे हैं बड़े ईवल को इग्नोर करने के लिए, जो इस्लामिक प्रिंसिपल का बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो एज ए लीडर हमें एक ट्रस्ट, चाहे वो जायज़ वजूहात की बिना पर ना हो, शायद हमने उनको काम करते हुए ना देखा हो, लेकिन हमारा एक ट्रस्ट ही डेवलप नहीं हुआ कि हम हर हाल में अपनी लीडरशिप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनकी चाहे अच्छी चीज़ हो उसमें भी हमारा एक नेगेटिव एक एस्पेक्ट होता है। नबी वसल्लम की आपको अहादीस बेशुमार अहादीस मिलेगी कि अगर तुम पर हबशी ग़ुलाम क्यों ना अमीर बन जाए, हाकिम बन जाए, तो तुमने उसकी भी अताअत करनी है। जैसे कि हदीस में भी आता है ला ताअतिल मखलूक फ़ी मासियतिल खालिक, कि मखलूक की अताअत उधर नहीं है जहाँ पर वो आपको मासियत का हुक्म दे। अगर वो आपको कोई गुनाह का हुक्म देता है, फॉर एग्जांपल वो आपको गुनाह का हुक्म देता है कि आप नमाज़ छोड़ दो, तो अब आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन जो जनरल चीज़ें हैं जिसमें चाहे आपके ऊपर कोई जुल्म भी कर रहा है, आपने उसकी अताअत करनी है। हाँ, जहाँ पर बच सकते हैं आप बचें, लेकिन जहाँ पर अब वो जुल्म कर रहा है और फिर आप उसके ख़िलाफ़ तब तक नहीं खड़े जब तक वो अल्लाह की अताअत से पीछे नहीं हटता। तो ये मेरा ख्याल है यूथ को समझना चाहिए कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये हुक्म दे रहे हैं, तो हम कौन है कि अपने बारे में खुद ऐसी जजमेंट दें कि भाई नहीं, हम समझते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सही। आप कुछ कहना चाह रहे हैं आसान? हाँ नहीं, मैं इन्हीं की बात पे बिल्कुल एग्री करूँगा कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने हुक्मरानों को डेफिनेटली उनकी इताअत करें। देखें, हुक्मरान के ख़िलाफ़ जाना जो है वो एक अनार्की की सिचुएशन क्रिएट कर देता है, और हम कभी भी इस्लाम उस तरफ ले जाना ही नहीं चाहता इंसान को कि जहाँ पे केओस हो, अनार्की हो, लोग कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर दें। वो सिचुएशन देखिए, हम आपको मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 10 में से 9 दफ़ा अगर आप तारीख उठा के देख लें तो उस सिचुएशन ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। कभी भी इनफैक्ट अगर आप कभी भी देखिए, कभी भी इन चीज़ के बारे में कभी भी खैर नहीं निकला। लोग कितने लिया उसके बाद कभी मजीद उसके उस स्टेट के अंदर, उस एरिया के अंदर और एक डिसबैलेंस क्रिएट हो गया। हमारे पास अरब स्प्रिंग की एग्जांपल है, इतना बड़ा रेवोल्यूशन इतनी सारी कंट्रीज में आया, लेकिन उसमें खून खराबे के अलावा हुआ क्या? आज तक हम उसको भुगत रहे हैं। और यूजुअली यूथ को इसलिए टारगेट किया जाता है बिकॉज वो इमोशनल होते हैं, एट टाइम्स उनकी इमोशनल एस्पेक्ट की वजह से वो ज़रा रोड पे आ जाते हैं, प्लस उनमें एनर्जी भी होती है कि तो उसमें ज़रा वो किया जाता है। अलबत्ता अगर इसको सेंसिबली देखा जाए, हमारी यूथ को सही तरीके से चैनलाइज करने की और सही तरह से डायरेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि वो पॉलिटिक्स को एक अच्छे अंदाज में लें और पॉलिटिक्स को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में प्रमोट करें, ना कि हम जो रही सही जो ख़राबियाँ हैं उसी के अंदर अपने चॉइसेस को लें और बाद मज़ीद उसके अंदर इश्यूज़ क्रिएट करना शुरू कर दें। अदरवाइज़ हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में, वी सी इट ऑन सोशल मीडिया, किस तरह से लोग अपना टाइम करें, 200 कमेंट्स, 300 कमेंट्स, एंड यू जस्ट डोंट हैव द टाइम टू रीड ऑल दैट। एंड यू नो, आप देखते हैं कि एक पॉइंट पे जाके वो सिर्फ एक इमोशनल रैंटिंग बन जाती है। लोग बस आपस में दोस्तियाँ ख़राब हो रही हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, ख़ानदान में आपस में डिविजन्स हो रहे हैं सिर्फ इस बिना पे, और हासिल क्या हो रहा है कि ज़िंदगी मौत का मसला है। मुझे याद है कि एक गैदरिंग में बैठा हुआ था, वहाँ पर मतलब कुछ हमारे लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को इस्लाम से खारिज कर दिया था कि भाई वो तो ये है, वो क्योंकि इसका एजेंट है और उसका एजेंट है, और बाहर कर दिया। आसान काम है, मतलब सब मुफ्ती बन जाते हैं इसमें। आप एक बंदे को इस्लाम से बाहर निकाल रहे हो, आपके पास कोई एविडेंस भी नहीं है। और इसीलिए मुझे याद आ रहा है कि हसन बसरी का शायद कॉल है कि बुरे हुक्मरान जो हैं वो अल्लाह का अजाब होते हैं, और अल्लाह का अजाब तलवार से नहीं हटाया जाता या बाहर निकलने से और उसके ख़िलाफ़ बातें करने से नहीं हटाया जाता, बल्कि तौबा से हटाया जाता है। तो हमारे यूथ को समझना चाहिए भाई, आपके ऊपर जो अल्लाह सुब्हान तआला ने ऐसे कोई अगर पनिशमेंट दी है, आपको बुरे हुक्मरान दिए, वो आपकी वजह से हैं, आपके आमाल ऐसे थे जिनकी वजह से अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको ऐसे हुक्मरान दिए। तो फिर क्या तरीका होना चाहिए अगर हमारे पास अगर बुरी लीडरशिप है और हम अगर इस बात की रियलाइजेशन रखते हैं, क्योंकि सवाल ही कहते हैं कि लोग इसमें काउंटर में कहते हैं तो क्या हम सफ़र करते रहें, हम कुछ करें नहीं। क्या किया जा सकता है इस चीज़ को टैकल करने के लिए? लोग किस तरह से अपनी आवाज़ को एक डिसिप्लिन मायने में इस्लाम की गाइडलाइंस के बीच में रहते हुए अपने आप को इस चीज़ को चलें, ताकि चीज़ों में तब्दीली आए और लोग की करेक्शन हो और सिस्टम भी इम्प्रूव हो? बिल्कुल, देखिए जैसे हम बात करें कि पहले तो स्टेप ये है कि लोगों की जहन साजी की जाए, उनको बताया जाए कि इस्लामिक पॉलिटिक्स होती क्या है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, किस दायरे के अंदर हमने रहना है। उसके बाद हमें ये चीज़ भी देखने की ज़रूरत है कि आप जो करंट एनवायरनमेंट है, जो करंट लीडरशिप है, आप उसके साथ काम तो करें। आपसे किसने कहा है कि आप उनसे आइसोलेट होकर काम करें तो सिर्फ तभी काम बढ़ेगा? तब तो आप बैठे रहेंगे, उसमें टाइम लगता है। देखिए टाइम हमेशा लगता है, सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है।
आप अगर एक रिएक्शनरी प्रोसेस में जाएंगे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आज मैं डिसाइड करता हूँ कि नहीं मुझे अपने हुक्मरान बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, मैं एक रिएक्शन में निकल के आ जाता हूँ, मैं 10 लोग जमा करके बाहर निकल जाता हूँ कि मैं बस टॉपल करने निकल रहा हूँ, तो आपकी क्या अकल मारी गई है कि हुकूमत के पास पूरी फौज का स्ट्रक्चर मौजूद है, आप फोर्सेज मौजूद हैं, आप क्या करने जा रहे हैं, आप कोई उससे कोई हासिल नहीं है, आपको फिर एंड में ये है कि आप जेल में बैठे होंगे, तो उसका कोई अचीवमेंट नहीं है उसकी। तो आप एक तो ये कि एक लॉन्ग टर्म विजन पे काम करें, लोगों को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि इस्लाम में एक लॉन्ग टर्म विजन पे काम किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपका काम जो है वो एक ब्रिक रखना है, ना कि ये कि पूरी दीवार बना के आप एक दिन में निकल और जाएं। आपकी इंटेंशन चाहे कितनी सिंसियर हो, आपकी सिंसियरिटी के साथ उन तरीक़ों को अपनाना जिससे सही तब्दीली आए और जिससे सही लोगों में शऊर पैदा हो और लोग जो है सही फैसले करें, आपके पास पावर होगी, आप उसको उस तरह से यूटिलाइज़ करें। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये कि आप जो करंट लीडरशिप है उनको सपोर्ट करें, क्योंकि करंट लीडरशिप भी जो है, मुझे आइडिया है अच्छी तरह कि वो आपकी सपोर्ट को कभी भी डिसरिगार्ड नहीं करेगी। आप जाके एक दफ़ा दे के तो देखें, हमारे पास किया ही नहीं जाता ना वो काम, वो प्रोसेस में ही हम एंटर नहीं होते। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई थिंक सब्र बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पॉलिटिकल निज़ाम के साथ सब्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप अपने अतराफ लोगों के साथ जुल्म होता हुआ देखते हैं और आपके साथ खुद नाइंसाफ़ी हो रही होती है, तो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपकी उस रिएक्शन का जब कोई फ़ायदा ना हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता सिवाय सब्र करने का। हसान जैसे हमें बात बता रहे थे कि अननेसेसरी रिएक्शंस ना होने चाहिए, सब्र के साथ काम लें, चीज़ों को सही प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको चेंजेस लाने की कोशिश करें। आपका काम सिर्फ जज्बात के साथ एक रिएक्शन नहीं देना, बल्कि चीज़ों के आगे इफ़ेक्ट्स को देखना है कि किस तरह से चीज़ों में सही तरीके से तब्दीली आती है। ऐसा ना हो कि आपकी किसी फ़ैसले की वजह से कोई बिगर ईवल्स माशरे में क्रिएट हो जाए, तो बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आज का डिस्कशन आपको पसंद आया हो, बहुत से इख्तलाफात भी होंगे आपको, और हम सिर्फ इशू को रेस कर रहे हैं सो दैट लोगों के अंदर शऊर पैदा हो, और यही प्रोग्राम का मकसद है। उम्मीद है कि आपको जो बातें सुनी गई हों उससे कुछ सोच में तब्दीली आई हो, और ये भी हो सकता है कि आपने कुछ इरादा किया हो अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, अपने मुल्क को इम्प्रूव करने के लिए। हम सब जब तक मिल कर काम नहीं करेंगे हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा, और हमें सबको अपने मुल्क की तरक्की के लिए, जद्दोजहद के लिए काम करने की ज़रूरत है। इस मैसेज के साथ मैं वजीउद्दीन, इसहाक बिन सादिक और हसान अहमद के साथ आपको खैरबात कहते हैं। बारकल्लाहु ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।